दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने पॉडकास्ट में एक ऐसे युवा नेता का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रखर वाक्पटुता और संगठन के प्रति अटूट समर्पण से राजनीति के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी जी की। आपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से की, जहां उन्होंने छात्र राजनीति में अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। आप पूर्णकालिक रहते हुए विस्तारक भी रहे हैं और कई जिलों में भाजपा के संगठन के लिए काम किया है। एक प्रखर वक्ता और विचारशील युवा नेता के रूप में वे न केवल युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, बल्कि अपने संगठनात्मक कौशल और वैचारिक दृढ़ता के लिए भी जाने जाते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम ब्रज क्षेत्र में आयोजित होने वाली मॉक पार्लियामेंट के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। उनके साथ ये चर्चा निश्चित रूप से प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो बड़े दिनों से आपसे बात हो रही थी कि आपके साथ पॉडकास्ट किया जाए, तो इस समय तो आप बिजी हैं मॉक पार्लियामेंट के लिए। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप जो युवा मोर्चा मॉक पार्लियामेंट आजकल चला रही है, पूरे देश भर में आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? कि मॉक पार्लियामेंट का मतलब है एक संसद के प्रतिरूप जैसा कोई कार्यक्रम। और भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बार 25 जून से लेकर 28 जून के बीच में उत्तर प्रदेश के 9 बड़े महानगरों में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन कर रहा है। और मॉक पार्लियामेंट का अर्थ हो गया कि हम एक संसद का रूप बनाएंगे, कोई एक लोकसभा का स्पीकर होगा, कार्यवाही लिखी जाएगी, हमारे बीच के नौजवान ही उसमें से सांसद बनेंगे, कोई नेता प्रतिपक्ष बनेगा और अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखेंगे। तो एक ऐसा कार्यक्रम मॉक पार्लियामेंट का भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रहा है। तो इसमें आप जो मॉक पार्लियामेंट का आयोजन कर रहे हो, उसमें इमरजेंसी ही मेन चर्चा का विषय क्यों रहेगा? इमरजेंसी का मुद्दा हमने इसलिए रखा है कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई। और इस बार 25 जून 2025 को उस काले अध्याय को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। लोकतंत्र की आवाज़ दबा दी गई थी। तो 1975 में इंदिरा गांधी ने जो जो किया वो आज के युवाओं को पता नहीं है। आजकल का युवा वो फेसबुक के माध्यम के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आए हुए मैसेजेस के माध्यम से, बरगलाने हुए के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ही आरोप लगाता है कि ये लोग संविधान खत्म करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष इस तरीके से मनगढ़ंत प्रयोजन तय करता है, इस तरीके की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी करता है कि उसको यही सच लगता है। लेकिन वास्तविकता में सच क्या है कि संविधान को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया था, इमरजेंसी लगाई देश में, और इस बार उसके काले अध्याय को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो 50 वर्षों के इस काले अध्याय का कैसे कैसे लोगों ने इसको झेला, क्या क्या यातनाएं दी गई, वो आज का नौजवान जाने, आज का नौजवान भी उस दर्द को महसूस कर सके, इसके लिए युवा मोर्चा ने ये मॉक पार्लियामेंट का कार्यक्रम तय किया है। तो क्या उसको लेके, आप इमरजेंसी को लेके क्या बहस करते हो? क्या नागरिक अधिकारों का कैसा हनन किया गया, या सेंसरशिप कैसे लगाई गई मीडिया पे? देखिए, ये तमाम मुद्दे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल रहते हैं। देखिए, इमरजेंसी में जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने संघ पर, भारतीय जनसंघ पर, संघ के स्वयंसेवकों पर, सरकार के खिलाफ जो भी बोलता था उसको उठवा के जेल में डलवा देना, मीडिया पर बैन लगा देना, नसबंदी करा देना। कई लोग ऐसे थे जिनको उस समय जेल में डाला गया और जिनके परिवार में कोई समाप्त हो गया, खत्म हो गया, उनके अंतिम संस्कारों में भी जाने का उनको मौका नहीं मिला। तो इतने जघन्य अपराधों की एक सूची है कि उसके बारे में आज का नौजवान जानता ही नहीं है। तो ये संकल्प भारतीय जनता युवा मोर्चे ने लिया है कि हम बताएंगे नौजवानों को, आज के नौजवानों को हम बताएंगे, हम आज के नौजवानों को 50 वर्ष पहले के हुए काले कारनामों का चिट्ठा खोलेंगे और हम उनको ये टॉपिक देंगे कि आप इस पे पढ़ के आइए। इस पे हम एक डिबेट कंपटीशन करेंगे
कि कैसे इमरजेंसी के नाम पर देश में एक तरीके की गुंडागर्दी की गई, एक तरीके के उस संविधान को समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया। आज जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये लोग संविधान खत्म कर देंगे, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। संविधान को खत्म करने का काम इंदिरा गांधी ने किया, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने किया। और आज के नौजवानों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उस समय नौजवानों के नाखून नोचे गए थे, कैसे उस समय नौजवानों की भी नसबंदियां कर दी गई थी, कैसे उस समय मीडिया पर रोक थी। आज आप देखिए, कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी योजना से सहमत नहीं है तो वो खुले मंच पर आकर सरकार का विरोध करता है। सरकार कोई उसको जेल में तो नहीं डलवा देती, सरकार कोई पाबंदी तो नहीं लगा देती, लेकिन उस समय क्या था, आप तो मीडिया जगत से हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि मीडिया पर भी पाबंदी थी। मीडिया क्या छाप रहा है ये पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताया जाता था, और उनको अगर लगता था कि उनके अनुकूल है तो छपेगा और प्रतिकूल है तो नहीं छपेगा। तो इस हनन की देश ने, इस काले अध्याय को झेला है, देश ने आपातकाल को झेला है। वो आपातकाल आज के नौजवानों को भी पता लगना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम जो बात कर रहे हैं मॉक आपका पार्लियामेंट में, सिर्फ आपका इमरजेंसी ही मुद्दा लेके चलेंगे या और भी कई मुद्दों को उठाएंगे उसमें? नहीं, हमारा मुद्दा बेसिकली ये है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। और भारत की ये खूबसूरती है, भारतवर्ष की खूबसूरती है, जिस तरीके से लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया और इस बार केवल बरगलाने का काम लोगों को। आप देखिए किस तरीके से कि भाजपा संविधान खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा करती है। संविधान का सर्वाधिक सम्मान कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो हम आज के नौजवानों को इमरजेंसी के बारे में तो बताएंगे ही, साथ में हम ये भी बताएंगे कि लोकतंत्र का सम्मान बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का सम्मान जिसने किया है, देश की जनता ने उसको सर आंखों पर बिठाया है। लोकतंत्र का सम्मान करना जरूरी है और आज हम इस लोकतंत्र में हैं। ये लोकतंत्र जीवित है तभी गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ कोई बालक भी देश के संवैधानिक व्यवस्था में पहुंच सकता है, सबसे ऊंची श्रेणी पर पहुंच सकता है। ये लोकतंत्र के कारण ही है। लेकिन विपक्ष तो आज की डेट में ये कह रहा है कि भाई साहब, लोकतंत्र को तो आप खत्म कर रहे हो, संविधान को तो आप खत्म कर रहे हो। मैंने क्या कहा, यही तो उनका भ्रम तोड़ना है, यही तो आज के नौजवानों को बताना है। होता क्या, देखिए मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। देखिए 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, अगर आज कोई बालक 18 वर्ष का है और आज 11 वर्ष हो गए हैं, तो 2014 में वो 7 वर्ष का था। उसको नहीं मालूम कि पहले की सरकारें क्या कर रही थी, कितना गलत तरीके से नौकरियों में तमाम तरीके का जातिवादी प्रथाएं चल रही थी, देश किस राह पे चल रहा था। लेकिन वो जब बड़ा हुआ, आधुनिकता आई, सोशल मीडिया का युग आया और इस तरीके के भ्रामक पोस्टें भी बहुत आती हैं। आजकल हम आप देखते हैं कि फेसबुक और इन तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कई प्रकार की फर्जी खबरें भी फैल जाती हैं। लेकिन ऐसा यूथ है जो उस पढ़ने के बाद में उसको कभी कभी विश्वास भी कर लेता है, तो उनको लगता है कि लोकतंत्र भाजपा खत्म कर रही है। लोकतंत्र भाजपा खत्म नहीं कर रही, संविधान की रक्षा का संकल्प हमने लिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। संविधान के रक्षक हम लोग हैं, संविधान के भक्षक ये लोग हैं, कांग्रेसी लोग, और भक्षक थे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1975 में लगाई गई इमरजेंसी। उसके अध्याय के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और वही लोग भूले नहीं, उस कष्ट के पलों को भूले नहीं। उस कष्ट के पलों में हम भी शरीक हों, हम भी उनको याद कर सकें, इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि भैया आपको तो आप तो बोल नहीं देते हो हमें पार्लियामेंट में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारी बात आए तो कोई भी हम चीज़ रखते हैं, बात रखते हैं तो बात काट दी जाती है, वो शब्द ही काट दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर विपक्ष के सांसद हो, सबको अपना बात रखने का सबको अवसर मिलता है। सब लोग अपने विषय पे बात रखते हैं। हाँ, हम विषय कैसा रख रहे हैं, हम क्या सदन की मर्यादा के अनुरूप विषय रख रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आंखें मटका रहे हैं, आंखें चला रहे हैं, हम भद्दे भद्दे इशारे कर रहे हैं, तो यह भी तो मर्यादा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पार्लियामेंट का सत्र बुलाना चाहिए था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर देश का गौरव था। हमारी सेना ने पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा और ऑपरेशन सिंदूर
के बाद में सत्र बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, ये देश की सरकार तय करेगी। देश को और एक चीज और भी है, आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में सत्र जब नहीं बुलाया गया, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने कैसे कैसे प्रश्न हमारी सरकार पर ही खड़े कर दिए। हमारी सरकार का मतलब है कि हमारी सेना पर, कि कितने हमारे यहाँ के प्लेन वहाँ क्रैश हुए, इसकी डेटा मांगे गए, इसका डेटा वो मांग रहे हैं। अरे भाई, आप देश के साथ खड़े हैं, आप देश को केवल कहने के लिए साथ खड़े हुए हैं क्या? आप तो देश के साथ खड़े हैं। आप तो ये पूछिए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कितना नुकसान पहुंचाया है, वहाँ के कितने आतंकवादी के बेस कैंप तबाह किए हैं, या फिर ये बताना आप चाह रहे हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के सामने कमज़ोर सेना है। तो अगर सत्र कहीं बुला लिया जाए तो इनके सांसद तो यही नौटंकी करेंगे। इनके सांसद जो आज सत्र ना बुलाने पर मीडिया के सामने आकर ऑपरेशन सिंदूर को विफल बताकर पाकिस्तान, आप सोचिए, देखिए मैं अमित भैया एक बात कहना चाहता हूं, मैं अगर कोई बात कह रहा हूं और अगर वो पाकिस्तानी मीडिया में छप रही है तो इसका क्या मतलब है कि मैंने पाकिस्तान के पक्ष में बात कही है। तो ये सोचना चाहिए कांग्रेसी सांसदों को कि वो जो यहां भारत ने बयान देते हैं वो पाकिस्तान की मीडिया में अगर छप रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि आप पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहे हैं। क्या फायदा, क्यों सत्र बुला के, और अपनी ये लोग वहां सत्र बुला के पाकिस्तान की सेना के समर्थन में खड़े होने वाले लोग हैं। ये लोग क्या करेंगे सत्र बुला के? जब बिना सत्र बुलाए आप लोग अपने अपने चैनलों के माध्यम से, अपने अपने टीवी और फोन के माध्यम से आप ये बताए दे रहे हैं कि सेना पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो सत्र बुलाकर आप भारत की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। और फिलहाल सत्र बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए ये सरकार का विषय है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में देश के साथ खड़ा होना चाहिए। और मुझको अपनी सेना पर गर्व है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है, और ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने बंद नहीं की तो इस बार और अंदर घुस के मारेंगे, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। अच्छा, मॉक पार्लियामेंट आपका हो ही रहा है, 25 तारीख को है, तो इनमें कैसे युवाओं को बुलाओगे? बाहर के युवाओं को बुलाओगे या अपने से मोर्चा के युवाओं को बुलाओगे? नहीं, देखिए हमारा ये जो कार्यक्रम है ये 27 जून का है। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में 9 स्थानों पर है। 27 जून को ही ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं बरेली में, और इसमें हमने नॉन पॉलिटिकल युवाओं को भी आमंत्रित किया है। वो जो लोग IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, वो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऐसे नौजवान जिनको अच्छा बोलना चाहते, अच्छा भाषण देना चाहते, ऐसे नौजवानों को भी हमने बुलाने का काम किया है। हमने एक पंजीकरण के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन किया है, उनको हमने नाम नोट किया है, और हम उनको कॉलिंग करेंगे। और सबको हमने कहा है कि 1.5 मिनट में अपनी बात रखनी है कि आपातकाल क्यों खराब था, ये 1.5 मिनट में नौजवानों को बताना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसी पूरी जब हम इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे तो एक जब नौजवान का हमने इसमें रजिस्ट्रेशन किया तो उसने जब घर जाके आपातकाल को पढ़ा तो अगले दिन उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा, भैया मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी जो बाबा थे और मेरे दादी ने मुझे आपातकाल के बहुत सारे किस्से सुनाए हैं, और भैया मैं अपनी दादी बाबा के साथ इतने सालों से रह रहा था, कभी चर्चा ही नहीं हुई, और आज मैंने उन्हें बताया कि मुझे आपातकाल पे भाषण देना है, तो फिर उन्होंने ये बताया कि आपातकाल में क्या क्या आपदाएं हम लोगों ने झेली, क्या क्या कष्ट झेले हैं। तो बोले भैया मैं ज़रूर इस पर भाषण दूंगा। तो देखिए ये नौजवानों में, ये नौजवानों के इंटरेस्ट का विषय है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आज के नौजवान नहीं जानता कि 25 जून 1975 को क्या हुआ था। उसको आज लगता है कि आज सब गलत हो रहा है, आज सरकार गलत कर रही है। उसने देखा ही नहीं है वो कालखंड, उसने देखा ही नहीं है कि कैसे राह चलते लोग उठा लिए गए। आप अंतिम संस्कार में नहीं जा सकते थे, आप सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकते थे, आपको जेल हो जाती। ये सब कार्यक्रम हम इसीलिए कर रहे हैं कि आज के नौजवानों में भी इमरजेंसी को लेके एक जन जागरण पैदा हो। कुछ कहता है कि आप गड़े मुर्दे बहुत उखाड़ते हो। नहीं, हम कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। विपक्ष का काम है देश को केवल गुमराह करना। विपक्ष का केवल काम है मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगना। विपक्ष का काम है कि देश में कोई अच्छा काम हो उसमें कैसे जातिवादी चीज़ें ढूंढी जाएं, उसको कैसे उसमें राजनीतिकरण की जाए, ये विपक्ष का केवल काम। हम कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं। एक बात बताइए, नहीं, जब विकास की बात आए तो आप 47 की बात करो कि 47 तक हम देखेंगे, ठीक है? नहीं, 2047 तक आपने टारगेट दे दिया है। देखिए, और यही विपक्ष जब आपके विकास मॉडल और आपके कार्यशैली की आलोचना करता है तो आप इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, औरंगजेब और बाबर तक के गड़े मुर्दे उखेड़ देते हो। उसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए
ये दो चीज़ें हैं। मैं बात करूं विकास की, विकास हमारी सरकार लगातार कर रही है, हम उसको लगातार जनता में जाके बताते रहते हैं। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होना चाहिए, ये एक मोदी जी का सपना है और उस सपने को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उस सपने को लेकर, उस सपने में 500 साल कहाँ पहुँच जाते हो आप पीछे? बाबर ने क्या करा? नहीं, ये देखिए मैंने क्या कहा, आज की पीढ़ी, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। अब आप सोचिए, जब आज की पीढ़ी को 50 साल पहले का आपातकाल की घटना याद नहीं होंगी, तो आपको लगता है कि बाबर की बर्बरता या औरंगजेब ने कितना हिंदुओं पर अत्याचार किया ये उसको पता होगा? नहीं पता होगा। और इतिहास में अकबर को महान बताया गया, तो कौन बताएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है कि बाबर खराब था, अकबर खराब था, औरंगजेब खराब था? ये बताने की जिम्मेदारी भी हमारी है, इस समाज की है। हम नौजवानों को बताएंगे, हम कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे। हम बताना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारी संस्कृति को, जिन्होंने हमारी सभ्यता को क्षति पहुंचाने का काम किया है, वो इस समय देश में पूजे नहीं जाएंगे। ये तो आपने लोग तो एनसीईआरटी की बुक से ही कहते हैं मुगलों को गायब कर दिया। नहीं, बिल्कुल गायब होना चाहिए। अब देखिए ना, उन्होंने इस देश पर अत्याचार किया है, हाँ। हिंदुओं पर अत्याचार किया है, इस संस्कृति को, मंदिरों को तोड़ा है। ये आक्रांताओं के विषय में अगर आज का युवा पढ़ेगा तो सीखेगा क्या? तो हम कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे, हम बस यही कह रहे हैं कि आज का नौजवान अच्छी चीजों को पढ़े, अच्छी चीजों को अपनाए, राम को पढ़े, कृष्ण तो इसको आप सही मानते हैं कि जो चेंज हो रहे हैं हमारे? बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक एजुकेशन। मानता हूं। बिल्कुल, देखिए अकबर महान किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, औरंगजेब महान किसी स्थिति में नहीं हो सकता। महान थे तो राणा प्रताप थे, महान थे तो वीर शिवाजी थे, महान थी तो पन्नाधाय थी। मैं आज आपसे पूछता हूँ, कितने लोग जानते होंगे पन्नाधाय के बारे में? कितने लोग जानते होंगे रानी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में? नहीं जानते होंगे। और बाबर के बारे में जानते होंगे, औरंगजेब के बारे में जानते, क्योंकि इनके बारे में पढ़ाया गया और यही सरकार, पुरानी सरकार पढ़वाती रही। हमारी सरकार आई, राष्ट्रवादी लोगों की सरकार आई, इसको हटा के फेंका है। और मैं फिर कहता हूँ कि आज के युवा को ये देखिए, मैं क्या कहता हूँ, खूब अपना काम करिए, खूब आत्मनिर्भर बनिए, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करिए, सारी चीज़, लेकिन इस देश का इतिहास भी पढ़ते रहिए कि इस देश को नुकसान किन लोगों ने पहुंचाया और इस देश के लिए लड़ा कौन था, ये भी जानना आज के नौजवानों को बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है। इतिहास हम ही से पूछेगा, इतिहास हमसे आपसे पूछेगा कि जब आप लोग के पास सत्ता थी, जब आप लोग ताकत में थे, तो आपने उस नौजवान पीढ़ी को कुछ बताया क्यों नहीं कि कौन देश में महान होना चाहिए? तो आज हम लोग हैं, हम बता रहे हैं कि राणा प्रताप महान थे, अकबर महान नहीं था। अमित शाह जी का कल ही बयान आया है कि एक दिन वो आएगा कि जब वो आपको इंग्लिश बोलने में शर्म आएगी। तो उस विषय में आप क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है। और मैंने क्या कहा, मैं कोई अंग्रेजी का या मैं इंग्लिश का कोई विरोधी नहीं हूँ, भाषा आनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कितना गौरव का पल था जब विदेश में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया था। अपनी भाषा को अपनाने में, अपनी भाषा में बोलने में क्या दिक्कत है? मुझे तो बहुत आनंद आता है हिंदी को बोलने में। हाँ, आज के नौजवानों को आगे बढ़ना है, अंग्रेजी को सीखे, मैं ये मना नहीं कर रहा, अंग्रेजी को सीखे, उसका व्याकरण आना चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन हिंदी से भी इतना दूर ना हो जाए कि हमको ये लगे कि कोई हिंदी बोल रहा है तो ये क्या बोल रहा है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है, इसको अपनाएं, इसमें बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। अंग्रेजी में तो तमाम कितनी, कब किस सेंटेंस में कौन सी चीज़ साइलेंट हो जाए जिसकी यही पता नहीं चलता। तो मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदी को अपनाना चाहिए और हिंदी को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। अभी योगी जी ने भी एक मुद्दा उठाया था कि उर्दू के कई शब्द हम बोलते हैं, उसका भी विरोध करा था अभी योगी जी ने। हाँ, नहीं, देखिए क्या है कि आम जन की बोलचाल में हम उर्दू के कई शब्दों का प्रयोग करते हैं और हमको मालूम भी नहीं होता है कि हम ये उर्दू बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो अपना अपना विचार है। मुझे लगता है कि हिंदी को और अधिक महत्व देना चाहिए और हिंदी को मुझे लगता है कि बड़े मंचों पर भी जब हमारे देश के नेता और भी लोग हिंदी पर बोलेंगे तो फिर विदेशों में भी, हमारे देश में भी हिंदी का सम्मान बहुत बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि हिंदी का सम्मान जितना बढ़ेगा उतना सम्मान हिंदुस्तान का बढ़ेगा। आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस ओर देश जा रहा है आज की डेट में, सही मानते हो? देखिए, जिस ओर देश जा रहा है, देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है। आप पहले देखेंगे सैन्य उपकरण हमारे पास कम थे, आज हमारे हमारे सैन्य उपकरण हमारे लोकल में बन रहे हैं, आगे बढ़ रहा है देश। हमारे देश में आत्मनिर्भरता आ रही है, हमारे देश में नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं,
हमारा देश चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो देश बिल्कुल ठीक दिशा में है। लेकिन जब जब आप ठीक दिशा में बढ़ेंगे तो आपको विरोधी हों, आपके आस पड़ोस के देश हों, आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये सब जो जितना अभी घटनाक्रम चल रहा है, ये उसी क्रम में है। मुझे लगता है कि देश आज सुरक्षित हाथों में है और देश के नौजवानों को भी देश की तरक्की के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं एक चीज़ और कहूँगा, आप कुछ भी करिए, आप कोई व्यवसाय करिए, कोई चीज़ करिए, लेकिन उस व्यवसाय करते समय, वो नौकरी करते समय हमारे जेहन में देश भी रहे कि मेरे इसके करने से क्या कुछ देश को लाभ हो रहा है, क्या मेरे कुछ करने से क्या दो नौजवानों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो आगे जाके देश की सेवा कर सकते हैं। ये बात प्रत्येक नौजवान को और नौजवान के साथ साथ देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए कि मैं कुछ भी करूं उसमें देश कहीं ना कहीं शामिल होना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। तो क्या देश तभी रह सकता है जब देश के लिए लोग जिएंगे, और देश के लिए, इस भारतवर्ष के लिए लोग लगातार जीते आए हैं। तभी न तभी आप देखिए ना कि कितनी बार यहाँ आक्रमण हुए, कितनी बार ये गुलाम हुआ, लेकिन कभी भी भारत हारा नहीं, कभी भी भारत पीछे नहीं हटा, क्योंकि इस देश में सदैव देश के लिए जीने वालों की संख्या एक बड़ी संख्या रही है, जिन्होंने लोगों को प्रेरित भी किया है और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी हमने कांग्रेस के एक नेता की बात सुनी, वो कह रहा था आप इमरजेंसी की बात कर रहे हो, इमरजेंसी की बात कर रहे हो। वो कहते हैं आपने तो खुद मीडिया को आप गोद में उठा लिया, इसलिए गोदी मीडिया कह रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, कांग्रेसी लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो यही कहेंगे कि ये इस तरीके की मीडिया गोद में बैठा ली, तमाम चीज़ें। आप देखिए ना, मीडिया के कितने लोग सेंसरशिप लगानी होती है जब गोद में बैठी हुई है मीडिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया को बिल्कुल अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है। मीडिया हमारी सरकार से भी प्रश्न करती है, हमारे मंत्रियों से भी प्रश्न करती है और देश के मुद्दों को भी उठाती है। जो गलत होता है उस पर भी आवाज़ उठाती है। ये तो केवल उन विरोधियों की चाल है। उन विरोधियों को इसी तरीके से एक नाम दे दिया है कि गोद में बैठ गए तो गोदी मीडिया हो गई है। आप बताइए ना, कौन सा चैनल, कौन सी सारी चीज़ें, क्या हमसे प्रश्न नहीं पूछते? क्या हमारे प्रवक्ताओं से क्या प्रश्न नहीं पूछते हैं क्या? या हमारे प्रवक्ताओं को कोई रहम बरत देता है क्या? हम बस बशर्ते क्या है कि हमारी सरकार ठीक काम कर रही है और हमारे प्रवक्ता पढ़ लिख के जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, इसलिए उसका जवाब देते हैं। अब उनके लोग, मैंने क्या कहा, उनको उससे पूछा जाए वो इतनी बात कह गया, यही बहुत बड़ी बात है। उस समय कहा होता मैं यही कह रहा था, वो इतनी बात भी नहीं कह पाता, इतनी बात ही नहीं कह पाते। इतनी बात ही मीडिया नहीं कह सकती थी। उस समय इतनी पाबंदी थी। हाँ। आज मैं कुछ पत्रकारों का नाम नहीं लूंगा। आज वो पत्रकार अपने अपना यूट्यूब चैनल चला के दिन और रात, केवल सुबह शाम भाजपा की सरकार और मोदी जी को और योगी जी को गाली देने के अलावा क्या काम करते हैं? कौन से उनका यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने बंद कर दिया? क्या कर दिया? चलिए ठीक है, आप कर रहे हैं, आप करते रहिए। तो कहाँ रह गया सारी चीज़ें? आज भी लोकतंत्र जिंदा है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो उन सबका हमने चैनल बंद कर दिए होंगे। आप भी जानते हैं उन पत्रकारों को, अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लगातार सुबह से शाम तक यही दिखाते हैं कि ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन कभी भी वो ये सब चीज़ें नहीं दिखाएंगे कि भारत कितनी तरक्की के साथ। इतने सब चीज़ों पर बनाने के बाद में कभी भी उन्होंने इस बात पर वीडियो नहीं बनाई होगी कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, भारत कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या विपक्ष का काम है अच्छे कामों में टांगे अड़ाना? और आपको ध्यान होगा, जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे तब भी कुछ कालनेमी जैसे राक्षस रास्ते में मिलते थे उनको परेशान करने के लिए। ये सब वही हैं, ये वही लोग हैं। अच्छा काम करेंगे, आपकी टांग खींचेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके मार्ग में बाधा पैदा करेंगे। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता का विश्वास मोदी जी में है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं और इस देश को लगातार विकसित बनाने के लिए संकल्पित है। क्योंकि आप राजनीति में अब आ चुके हैं, 24 घंटे में देखा है आप काम करते ही रहते हैं संगठन के लिए, तो क्या कैरियर अपना लिया आप इस चीज़ को, आपने राजनीति को? नहीं, देखिए, राजनीति कोई कैरियर नहीं होता। राजनीति एक सेवा का माध्यम है। राजनीति एक ऐसा विषय है कि जिसके माध्यम से आप समाज की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। आप किसी ओहदे पे पहुंच जाएं तो आप बहुत सारे लोगों को लाभ दे सकते हैं। आप देखिए ना, नहीं, आप एबी से जुड़े, पढ़ाई करी आपने, ग्रेजुएशन करे हो आप? जी हाँ, पीजी करे हुए। और भी तो क्षेत्र है कैरियर बनाने के। नहीं, पॉलिटिक्स क्यों चुना? नहीं, मैंने कोई पॉलिटिक्स को एज ए कैरियर नहीं किया। हाँ। मुझे लगा
कि मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपनी बात को ठीक जगह रख सकता हूँ। और मुझे ये लगा कि ये जो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जब आपको बताऊं, जब मैं बीटीसी कर रहा था उस समय कोई बात थी तो मैं आगरा में सारे छात्रों को लेके मार्च निकाल दिया था, आगरा डीएम के घर पहुंच गया। हाँ, बड़ा उसमें रोला बना था आपका अलीगढ़ में। तो क्या था, जबकि मैं उस समय तो मैं पढ़ाई कर रहा था, छात्र नहीं था। तो क्या है कि कोई भी राजनीति कभी भी कैरियर नहीं है, राजनीति एक सेवा का माध्यम है, संगठन का माध्यम है, आपके परिचय का दायरा बढ़ाने का माध्यम है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ आज के नौजवानों से, जो मैं देखता हूँ। कई बार क्या है कि आजकल का नौजवान, उसको ये लगता है कि ये रील बनाकर, ये फेसबुक पे फोटो डालकर, गाड़ी पर कुछ भी, गाड़ी से निकले कपड़े बिल्कुल कुर्ता पजामा, गाड़ी पर कुछ भी पद लिखवा कर, वो कुछ भी बहुत ऐसे बन सकता है। मैं ऐसे नौजवानों से ये कहना जरूर चाहूँगा कि देखिए, आप ये जो कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है ये तय करिए। अब आप कहेंगे कि आप भी तो वीडियो बनाते हैं, आप भी तो रील करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं एक राजनीतिक संगठन की मर्यादा में रहकर काम कर रहा हूँ। मैं कोई इस तरीके की चीजें नहीं करता। मेरा संगठन मुझे जितना आदेश करता है मैं उतना काम कर रहा हूँ। तो मैं आजकल के नौजवानों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आइए, जुड़िए राजनीतिक क्षेत्रों में, लेकिन ऐसे संगठनों से मत जुड़िए जो केवल आपका उपयोग कर रहे हो, या फिर आप उनमें जुड़ के केवल एक फोटो डालकर, एक वीडियो डालकर आप खुश हैं। नहीं भाई, आप जुड़िए, आप मेहनत करिए, आप अपने आप को खपाइए, मेहनत करिए, और तब आपके विषय में 4 लोग अच्छी चर्चा करेंगे। आजकल के नौजवानों में ये जो राजनीतिक क्षेत्र या फिर सामाजिक संगठनों से जुड़ना चाहते हैं, ये बहुत कमी है कि वो 4 दिन में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। आप बहुत अच्छे पार्टी में वर्कर हैं ये कहलवाने के लिए 5-10 साल लग जाते हैं, तब जाके भाजपा के सीनियर नेता ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य करता है। तो वो नौजवान जो 2 दिन में सब कुछ पाना चाहते हैं, अगर 2 दिन में शॉर्टकट नहीं है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ नौजवानों से कि किसी भी क्षेत्र में आप जुड़े, धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन केवल इसलिए ना जुड़ें कि आप 2 फोटो डालकर आप लीडर बन जाएंगे। 2 फोटो डालने से लीडर नहीं बनते, 2 रील डालने से लीडर नहीं बनते। कोई मंत्री आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, पहुंच जाते हैं। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है इन लोग को? नहीं देखिए, ये तो सब सूचना देख पहुंचना भी चाहिए। मैं अच्छा, पहुंचना चाहिए, फोटो खिंचाना चाहिए। नहीं देखिए, फोटो खिंचाने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेताओं से मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो मंत्री, वो लोग आपकी तारीफ करें उस युवा कार्यकर्ता की, और वो तारीफ कब होगी? जब आप काम करेंगे। मेरा बस यही कहना। अब मैं यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बहुत फॉलो भी करता हूँ, आपको देखता हूँ। ज्ञान, देखो, नॉलेज तो होनी चाहिए ना आपको, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। विदेश नीति की आपको नॉलेज, देश में क्या हो रहा है उसकी नॉलेज, किताबें, इतिहास हमारा क्या रहा है, हाँ कैसा रहा, सबकी नॉलेज तो होनी चाहिए। किताबें तो पढ़नी चाहिए ना आपको। हाँ, बिल्कुल। आप सिर्फ किताबें कोई नहीं पढ़ रहे हो, ज्ञान व्हाट्सअप से ले रहे हो, ठीक है, व्हाट्सअप ज्ञान से जो चीज वो नेता बना देता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सीमा तक तो पहुंच सकते हो, हाँ, लेकिन ज्ञान के आधार पे तो आगे बढ़ोगे ना। देखिए, ज्ञान आपको पुस्तकों से मिलेगा, और पुस्तकों से अच्छा मित्र कोई नहीं होता है ना। आप अकेले में हैं तो पुस्तक पढ़िए। मैंने वही कहा, मैं आजकल के यूथ को यही कहना चाहता हूँ। वो स्टडी नहीं कर रहे, वो पढ़ नहीं रहे। आप देखिए, दिन में आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, 4 लोगों के साथ खड़े होकर रील बना के वो आप नहीं कर सकते। आपको अगर आगे बढ़ना है तो जब तक आप विशेष नहीं लगेंगे, आप लोगों से हटके नहीं लगेंगे, आपके अंदर जब तक ज्ञान नहीं होगा तो आपको कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा, आपको कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। इसलिए पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। और मैं फिर यही नौजवानों से यही कहूँगा कि केवल लफ्फाजीबाजी में ये सब चीज़ें करके चीज़ें खराब मत करिए। आप अपना काम करिए, जो करिए डट के करिए। और अगर राजनीति करनी, संगठन में काम करना है, तो ऐसे संगठनों से जुड़ के काम करिए जिन संगठनों से जुड़ के आपका भविष्य हो कि आप 5-10 साल बाद उस संगठन में, उस राजनीतिक दल में आप किसी अच्छे संगठन के दायित्व पर आ सकें, आप MP MLA का चुनाव लड़ सकें। ऐसे किसी संगठन में जुड़कर अपना भविष्य खराब करना, गाने लगा देना, रील बना देना, इनसे युवा नेता नहीं बनते हैं। नेतृत्व की क्षमताएं, नेतृत्व की चीज़ें अलग होती हैं। और जितना हो सके अच्छे कामों को लेकर, सेवा के कामों को लेकर आगे बढ़िए। जितना कम उम्र में विवादों से बचेगा युवा, उतना आगे बढ़ेगा। इतना तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ। और मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी में जितने भी टॉप लीडर हैं वो तब के आए हैं। बिल्कुल। हाँ, देखिए, जब तक तपोगे नहीं तब तक यहाँ बढ़े नहीं। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, सोना तप के आता है, हाँ, तप के भी आता है और ठुक के भी आता है, तभी उसको आकार मिलता है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, किसी भी क्षेत्र में, अमित भैया, किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार करें, आप वकालत कर रहे हैं,
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अच्छे वकील नहीं बन सकते। आप डॉक्टर हैं, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। आप पायलट हैं, जब तक आप हवाई जहाज को उड़ाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं बन सकते। हर चीज़ में प्रैक्टिस आवश्यक है और राजनीतिक क्षेत्र की प्रैक्टिस यही होती है कि प्रतिदिन सक्रिय रहना, प्रतिदिन संगठन का काम करना, और वहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तब फिर युवा कार्यकर्ता ही तो अमित शाह जी बनता है, युवा कार्यकर्ता ही नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बनता है, वही कार्यकर्ता राजनाथ सिंह जी जैसा बनता है, वही कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान जैसा बनता है। बीजेपी में जो जितने नेता आए हैं, आपके एबीवी से आए हैं या आरएसएस से संगठन से आए हैं, तो इनकी अपनी आपकी एक अपनी विचारधारा है, अपना एक अनुशासन है। तो जो बाहर के लोग आप पार्टी के लोग ले लेते हो वो कैसे ढल जाते हैं आपके, फिर आप उस विचारधारा से उस अनुशासन से कैसे ढल जाते हैं? थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है। अभी कई लोग स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो सूट नहीं करते पार्टी को। देखिए, इस प्रकार के जो लोग स्टेटमेंट देते हैं जिनको बयानवीर कहा जाता है, तो ऐसे अनर्गल बयानों से किसी को भी बचना चाहिए। बयान सदैव ऐसे देने चाहिए क्योंकि आप पार्टी में हैं तो आपके बयान से पार्टी को कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे बयानों को देना चाहिए। दूसरा, पार्टी में ये एक प्रक्रिया है कि लोगों को शामिल किया जाता है। कुछ लोग आकर बहुत अच्छा काम करते हैं। आप देखिए ना, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, असम को आगे बढ़ाने का काम करें, कांग्रेस से आए हैं। तो क्या कहा, व्यक्ति कोई खराब नहीं होता, व्यक्ति तो अच्छे होते हैं। वो जिस दल में है उस दल की विचारधारा अलग हो सकती है, तो कभी कभी ऐसा होता है। अब देखिए, हम तो कितना सम्मान करते हैं सरदार पटेल जी का, कितना सम्मान करते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी का, कांग्रेसी थे, करते कि नहीं करते? तो क्या है कि अच्छे लोगों का सदैव स्वागत है और सब जगह आते हैं। हाँ, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है, एक अनुशासन है पार्टी का, उस अनुशासन के दायरे में रह के वो काम करते हैं और अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे। अभी उनकी परीक्षा हुई है नहीं हुई है? अभी उन लोग की अभी परीक्षा होगी नहीं होगी? अभी 9 नहीं, क्योंकि 9 साल हो गए आपको यूपी में जी, ठीक है, 11 साल हो गए आपको केंद्र में। तो अगर आए दाएं कुछ होता है तो ये भाग जाएंगे क्या? कुछ भागने के मौके मिलेंगे इनको? देखिए, ठीक है, अभी परीक्षा में, वही परीक्षा की बात कर रहा हूँ, क्या परीक्षा अभी हुई है इन लोग की भी? नहीं, देखिए, परीक्षा जैसी तो परीक्षा कोई नहीं होती। हाँ। पार्टी में भी कोई राजनीति तो सत्ता से रहना चाहता है, सत्ता के नजदीक रहे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके की सत्ता के नजदीक के लोग रहते हैं। अब वो आएंगे, रहेंगे, ऐसा पीरियड भी देखा है मैंने आपके पास सत्ता नहीं थी, आपने लाठियां भी खाए, डंडे भी खाए हैं, नहीं आज भी खा रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आप देखिए, मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ बंगाल के कार्यकर्ताओं का। हम बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े होकर जनता के मुद्दों को सड़कों पर उठाने का काम कर रहे हैं और लगातार उठाएंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, लोग कई बार कहते हैं कि आप चुनाव जीत गए तो ईवीएम हैक हो गई, ये वो। हम बंगाल में लगातार लड़ रहे हैं पिछले 10 सालों से सरकार के साथ। हमारे कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है वहाँ, लेकिन हम पीछे नहीं हटे हैं। ये जो विपक्षी लोग, ये जरा सा एक कहीं चुनाव भाजपा जीत जाती तो कहते ईवीएम हैक हो गई है। ईवीएम हैक हो जाती तो क्या हम बंगाल हार रहे होते? आप बताइए ना, हम बंगाल हार रहे होते क्या हम इस बार झारखंड हार जाते? हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव, हम छोटा चुनाव भी बहुत ताकत के साथ लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और हम ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं। हम हार से बैठ जाने वाले लोग नहीं हैं। हम अगर हारते हैं तो हम अपनी फिर कमियों पे काम करते हैं और हम चुनौती देते हैं सामने वाले को। आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष तो यही कहता है, विपक्ष तो यही कह रहा है कि आप तो चुनाव की तैयारी भी लग रहते हैं हर समय। नहीं तो यही चाहे देश में कैसी भी कंडीशन हो, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, कैसा भी चुनाव हो, मैं तो ये भी कहता हूँ। आपको सत्ता दे दी चलाने के लिए, साहब सत्ता चलाओ ना, सरकार चलाओ, सरकार ठीक से चलाओ। चुनाव में ही बिजी रहते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री चुनाव में बिजी रहते हैं। ये विपक्ष की बात कर रहा हूँ। सरकार चलाने वाले लोग सरकार चलाते हैं, हाँ। संगठन चलाने वाले लोग संगठन चलाते हैं। हमारे यहाँ सरकार के काम सरकार के लोग करते हैं, हाँ। संगठन का काम संगठन। देखिए हमारे यहाँ, ये तो ये चुनावी रैली करनी जरूरत क्या है? आप सरकार चलाओ, संगठन को अपना काम करने दो, संगठन अपनी चुनावी रैली करेगा। नहीं, देखिए, संगठन हमारा पूरी चुनाव की तैयारी करता है। जब चुनाव होगा तो स्वाभाविक बात है कि भाई हमारी सत्ता अगर केंद्र तो 500 साल लगे रहते हो ना चुनाव में, तो बिल्कुल हम लगे, यही हमारी विशेषता है। आप देखिए, हम आज सरकार भी लगी रहती है आपकी। नहीं, सरकार अपना काम करती, सरकार सरकारी महकमे में काम करती है। अच्छा। संगठन जो भाजपा का संगठन है वो अपनी तैयारी, वो बूथ पर, शक्ति केंद्र पर, मंडल पर, जिले पर लगातार कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखना, लगातार कार्यक्रम देना। आप ये भी तो सोचिए कि इतना कार्यक्रम हम लोग करते हैं, अन्य पार्टियां ये कर पाएंगी?
4 दिन में घर बैठ जाएंगे, पार्टियां पे कार्यक्रम नहीं होंगे। हम लोग 365 दिन नहीं, काम करते राजनीतिक पार्टी का ये भी असूल रहता है भाई साहब, अगर कार्यकर्ताओं से बिजी रखोगे आप 5 साल तो भाग भी सकते हैं। नहीं, उनको देखिए, बिजी रखो, भारतीय जनता पार्टी के उनको बिजी कार्यकर्ता- रखो भाई साहब, सोच ही ना पाए दूसरे पार्टी में जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा समर्पित कार्यकर्ता होता है। उसको आप जो काम देंगे वो काम करता है, उसको जैसा काम देंगे वैसा काम करता है। वो दरी बिछाने से लेकर भाषण देना तक और बड़ी बड़ी रैलियां संपन्न करता है। जिसकी जहाँ जिसकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी में वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा तन लगाकर, मन लगाकर, धन लगाकर, अपना सर्वस्व लगाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। और इसीलिए हम आज जो इतना बड़ा वटवृक्ष देख रहे हैं, इतने जगह सरकार देख रहे हैं, ये हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत है। तो अब उसी मुद्दे पे मैं बीच बीच में आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट करूँ। पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में सब कुछ चलता है, मजाकबाजी भी चलती है, ठीक है। तो मुद्दे पे ही आ रहे हैं, मॉक पार्लियामेंट में था आपका, तो इसी मुद्दे पे आते हैं। तो चलिए, हो रहा है आपका, तो क्या चीज़ प्रभावित करें, क्या चाहते हैं कि जो आप बुलाएंगे युवाओं को अपने मॉक पार्लियामेंट में, तो क्या चीज़ प्रेरित करना चाहते हैं आपको उनको? हम युवा मोर्चा बस ये प्रेरित करना चाहता है कि देखिए, आजकल का जो नौजवान है, आजकल का यूथ है, वो ये जाने कि 50 साल पहले इस देश के अंदर कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई थी, कैसे अटल जी, आडवाणी जी, अशोक मेहता, इन सबको मोरारजी देसाई रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली में बैठा हूँ, वीरेंद्र अटल जी को प्रणाम करना चाहूँगा, वीरेंद्र अटल जी का जिक्र करना चाहूँगा। नाखून निकाल लिए गए उनके, पैरों पर रस्सी बांधकर डंडे मारे जाते थे, सुबह शाम गर्म पानी ठंडा पानी एक साथ ऊपर डाल दिया जाता था, खाल उधड़ जाती थी। कभी कभी तो ऐसा था कि ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया जिसका वही व्यक्ति कमाने वाला था, और ऐसा हालत कर दी मार मार के कि जीवन भर काम नहीं कर पाया, उस परिवार की रोजी रोटी चली गई। तो उस आपातकाल को जो देश ने झेला, उस इमरजेंसी जिसको देश ने झेला, उसके बारे में आज का भी नौजवान जाने, आज का भी नौजवान ये उसको महसूस कर सके कि कांग्रेस ने कितना जुल्म किया था, लोकतंत्र की हत्या की थी, लोकतंत्र के लुटेरे हैं, लोकतंत्र के डकैत हैं ये लोग। और आज संविधान की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। इस बार सांसद बन के सब लोग शपथ लेके आते हैं तो संविधान को वो पॉकेट डायरी ला के हिला के करते हैं, उसको अंदर पढ़ते नहीं। अनुराग ठाकुर जी ने पूछा था कि इसमें कितने पन्ने हैं, तो कोई बता नहीं पाया था। यही तो नौजवानों को हम बताना चाहते हैं, यही नौजवानों को बताना चाहते हैं कि ये लोग लोकतंत्र के डकैत हैं, लोकतंत्र के लुटेरे लोग हैं। ये लोग लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने, क्षणिक अपनी प्रतिष्ठा के लिए। आज के नौजवानों को अगर नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। और इस बार 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र के बचाने के लिए उस समय बाहर रह के काम किया था। तमाम चीजें ऐसी हैं। आज उन लोकतंत्र सेनानियों का हम सब लोग सम्मान करते, सदैव सम्मान करते हैं हम सब लोग। तो इसलिए आज के नौजवानों को ये बहुत बताना आवश्यक है कि लोकतंत्र के रक्षक कौन लोग हैं। और अब हम सब लोग नौजवान ये मिलकर संकल्प लेते हैं कि लोकतंत्र की आवाज को कभी दबने नहीं देंगे, इस संविधान की आवाज को कभी दबने नहीं देंगे। राहुल गांधी तो पूरे इंडिया ही घूम रहे हैं साहब, कि आप तो लोकतंत्र की हत्या करने बैठे हैं और आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी की बात। राहुल गांधी जी की दादी ने ही हत्या की थी लोकतंत्र की। वो जरा देश में घूम रहे हैं, जरा देश को ये भी बताएं ना वो कि उनकी दादी तो थी जब लोकतंत्र की हत्या उन्होंने की थी, इमरजेंसी लगा दी थी, उन्हीं की तो दादी थी। वो देश में बताएं ना ये बात। कांग्रेस को क्या आज भी आप अपना घोर विरोधी समझते हो? कांग्रेस हमारी घोर विरोधी न होकर इस देश के रहने वाले तमाम लोगों की विरोधी है। आप देखिए उनके काम। कांग्रेस से डर है क्या अभी तक? नहीं, हम क्यों डरेंगे? 11 साल हो गए आपको राजनीति में। कांग्रेस से डरने की क्या अब भी डर है क्या? नहीं, कोई डर नहीं। डरते तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती हुई अब तो सीटें बढ़ गई लोकसभा में कांग्रेस की। यही तो लोकतंत्र है। 50 से 99 पे आ गई। यही लोकतंत्र है। मैंने क्या कहा? यही तो लोकतंत्र है। यही तो लोकतंत्र है। आप देखिए, अगर यही लोकतंत्र हम समाप्त किए होते तो क्या उनकी सीटें बढ़ती क्या? आप बताइए, तानाशाही चल रही होती, उनकी सीटें बढ़ती क्या? नहीं बढ़ती। उनकी सीटें बढ़ी ना, तो उनकी सीटें बढ़ी, इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है। हाँ, उन्होंने जरूर दो कार्यकाल के बाद ही क्यों मुद्दा उठाया कि आप लोकतंत्र या संविधान खत्म करना चाहते हो? अगर संविधान खत्म करना होता तो आपको तो पूर्ण बहुमत में 14 में थे, उसी समय खत्म कर देते। कभी संविधान खत्म करने का विषय जैसा रहा ही नहीं। ये केवल
जनता को गुमराह किया गया, जनता को बेवकूफ बनाया गया और जनता इनके भ्रम जाल में फंस गई। अब जनता ही इनको जवाब दे रही है। एक बात बताइए, हम जब लोग 10 साल से सरकार में हैं, हम तब नहीं संविधान को खत्म करने की कभी बात ही नहीं की, कभी खत्म करना ही नहीं है भाई। ये तो इन्होंने ऐसा ताना बाना बुना कि लोग इसके भ्रम जाल में फंस गए, वरना कभी भी भाजपा से ज्यादा संविधान की रक्षा, भाजपा से ज्यादा संविधान का सम्मान कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं। हम आपका वाला बड़ा वायरल हुआ था जब आप चेन्नई गए थे नेशनल यूथ पार्लियामेंट में, बड़ा वायरल हुआ था आपका वो भाषण। मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चे के माध्यम से ही नेशनल यूथ पार्लियामेंट में जाने का अवसर मिला था। चेन्नई में हुई थी और पूरे देश भर के नौजवान वक्ता वहाँ आए थे और अलग अलग विषयों पे वहाँ राय हुई थी। तो तीसरे सेशन में मुझे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा था और भगवान की कृपा से मुझे वहाँ प्रथम स्थान मिला और वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा था। और वहाँ मैंने यही बात को रखा था उस समय, जिस समय मैं उस पार्लियामेंट में गया था, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था कि देश की आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी या संघ का कोई कुत्ता भी बलिदान नहीं हुआ है। इस पर मैंने काउंटर अटैक करते हुए उस नेशनल यूथ पार्लियामेंट में कहा था कि जिस कश्मीर को नेहरू जी ने और कांग्रेस की सरकार ने ऐसे ही छोड़ दिया था, उस कश्मीर के लिए सबसे पहला बलिदान भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। तो जरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब बताएं कि देश की आज़ादी में कितने लोगों का रोल कांग्रेस का रहा है और वो ये बताएं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर के लिए हुआ था कि नहीं हुआ था। ये मैंने उस नेशनल यूथ पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया था। आपको लिखने का शौक भी है? मैं लिखता हूँ। ठीक है, वीर रस की कविता भी मैंने सुनी है आपकी। कोई वीर रस की कविता सुनाइए। वीर रस की कविता तो अभी ऐसे कोई खैर लिखने का शौक तो है आपको, मैंने सुना है। मुझे अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय मैंने 4 पंक्तियां कहीं दोहराई थी कि उठी जो उमंग जंग करने की भारत से, पाक तू विनाश को टाल नहीं पाएगा, राख ही मिलेगी तुझे सिर्फ ही पहाड़ियों पे, भारतीय भाल का गुलाल नहीं पाएगा, हम ना किराए के ना भाड़े के हैं शूरवीर, ओज तू प्रताप का संभाल नहीं पाएगा, हमने तो तेरे घुसपैठिए खदेड़ दिए, हम जो घुसेंगे तू निकाल नहीं पाएगा, हमने तो तेरे घुसपैठिए खदेड़ दिए, हम जो घुसेंगे तू निकाल नहीं पाएगा, उठी जो उमंग जंग करने की भारत से, पाक तू विनाश को टाल नहीं पाएगा। ये सारी पंक्तियां भारतीय सेना को समर्पित है, उनके शौर्य को समर्पित है। तो वही फिर आते हैं राजनीति पे कि राजनीति को आपने करियर बनाया, तो अब आप देखो आप जॉब करते हैं या हम कोई बिजनेस करते हैं तो बड़े कंपटीशन वहाँ भी होता है जी, एक दूसरे की टांग खींचने में, ऐसा यहाँ भी होता है क्या? देखिए या आपको देख रहे हैं ये तरक्की कर रहा है या कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, चलो टांग खींच ले। देखिए ऐसा यहाँ भी होता है क्या? कंपटीशन सब जगह होता है। अच्छा, एक दूसरे की बढ़ने की चाहत। हाँ, और देखिए ये होना भी चाहिए, प्रतिस्पर्धा। सबको एमएलए, जो राजनीति में है सबको एमएलए बनना है, सबको कहते हैं मुख्यमंत्री बनना है, सबको मिनिस्टर बनना है। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो, इसका ध्यान सबको। राजनीति में कैसे हो सकती है? राजनीति में भी होनी चाहिए। राजनीति में कैसे हो सकती है? नहीं, मैंने वही सब कुछ जायज है राजनीति में। नहीं, मैंने क्या कहा, होनी चाहिए। हाँ। देखिए राजनीति के जब मानक तय होंगे, देखिए राजनीति के मानक और राजनीति कुछ दिशा भटक गई है किस समय राजनीति में? आप देखो, आप अगर हम अटल जी तक देखें तो बड़े अच्छे विपक्ष को भी बड़े गले लगा के बात करते थे, ठीक है, और हंसी में टाल दिया करते थे चीज़ों को। कोई कहता था सामने वाले अटल जी की कई लोगों ने मुंह पे बुराई करी, लेकिन वो हमेशा टाल दिया। देख वो चीज़ अब यहाँ पे अब कट्टरता क्यों आ रही है? नहीं, कट्टरता इसलिए आ रही है कि अब विपक्ष उस तरीके से बात भी तो नहीं करता। विपक्ष अब सीधे सीधे परिवार पर छीटाकशी करना, जाति पर छीटाकशी करना, पर्सनल चीज़ों को ले आता, पर्सनल चीज़ें। पर्सनल अब मुद्दे बात करो, पर्सनल चीज़ पे क्यों चीज़? मुद्दे होने चाहिए, देश के मुद्दे होने चाहिए, देश के। अब आप देखिए ना, अभी जब भारत का डेलीगेशन गया तो हमारी सरकार ने सारे अन्य विपक्षी सांसदों को भी भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश में भेजा। ये एक स्वस्थ राजनीति, अच्छी राजनीति, देश पूरा देश साथ में खड़ा हुआ। ओवैसी जी ने जाके कितना अच्छा विषय रखा, मैं इसी में शशि थरूर जी ने जाके कितना अच्छा विषय यहीं पे एक बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप युवा हैं, सोच है आपकी। क्या आप समझते हैं कश्मीर का मुद्दा, तीसरा पक्ष नहीं आने चाहिए कश्मीर के मुद्दे में? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों रुकवाई बार? नहीं, देखिए उन्होंने बार क्यों रुकवाई? ट्रंप ने ये तो क्वेश्चन कर रहा है विपक्ष। मैंने क्या कहा, विपक्ष तो ऐसे ही प्रश्न करेगा जो कि पाकिस्तान में छपे। हाँ,
ट्रंप के कहने से कोई बार नहीं रुकी है। वो तो 15 बार कह चुका है। वो अब उसके बाद उसने अपने आप खुद भी तो यही बयान दिया कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। कल फिर कह दिया उसने। देखिए उनका क्या है, वो जिस तरीके से उनका जो पिछला उनका हाल ही के पिछले 3-4 महीने गुजरे हैं, मुझे लगता है कि उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो क्या ये कूटनीतिक हो सकती है कि मोदी जी उनकी टिप्पणी का आलोचना नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने ऐसा, वो खुल के नहीं कह रहे हैं कि वो ये ऐसा नहीं कर रहा था, उन्होंने ऐसा नहीं करा था। तय मानिए कि कश्मीर के कूटनीति का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत ना ही किसी का हस्तक्षेप सहा है और ना हम सहेंगे। कश्मीर पर जब बात होगी तो हम किसी भी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप उसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर हमारा अंग है और हम उसके लिए जो जो प्रयास कर सकते हैं वो करते रहेंगे। ट्रंप ने क्या कहा, फिर ट्रंप ने 4 दिन बाद क्या कहा, सीज फायर वो हुआ, उसमें भारत की सहमति थी और हमने पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा, उसके कैंप तबाह किए, हमने उनकी पब्लिक को तबाह नहीं किया, हमने पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद हम वापस आए, हमने जो संघर्ष चल रहा था उसको विराम किया, सीज फायर किया, लेकिन हमने अपनी शर्तों पे किया है, हमने अपनी शर्तों पे किया है। और एक चीज आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो फिर मारेंगे। विदेश मंत्री के पीछे ही पड़ गए राहुल गांधी। देखिए वो क्या विदेश मंत्री थे कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आप पे अटैक करने वाले हैं। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब तो यहाँ भी ये भी कह सकते हैं हमने बता के मारा। नहीं, हमने पहली बात बताया ही नहीं, बताया हमने मारने के बाद बताया। तो विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आ चुका है, हमने पहले बताया वो हम अटैक करने वाले वो हैं। एक समझौते के अंतर्गत था, वो एक चीजें होती हैं, आप अगर उसको आप नॉर्म्स में उसको पढ़ेंगे जाके तो आपको शायद जानकारी होगी। लेकिन मैं इस पूरे रोल में विपक्ष की आप स्थिति देखिए, विपक्ष पूरे समय ये देखता है कि कैसे ये बीजेपी पर हम प्रश्न उठाएं, केंद्र की सरकार को, मोदी जी को घिरे, उस सरकार को घिरने में भारत कहीं घिर जाए, भारत का दोषारोपण हो जाए, भारत नीचा झुक जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस क्या है कि मोदी जी झुकने चाहिए, भाजपा की सरकार ने ऐसा क्यों कर दिया, ये सब होना चाहिए, उनका केवल ये मोटिव रहता है। मुझे लगता है कि कांग्रेसी लोगों को, अब आप देखिए शशि थरूर जी, सलमान खुर्शीद जी वहां भारत का पक्ष रख के आए हैं, ये बात भी राहुल गांधी को खराब लग रही है। ये कितनी बड़ी बात है, अपने सांसदों से चिढ़ रहे हैं। अरे भाई, सलमान खुर्शीद के उस बयान की प्रशंसा भी करना चाहूंगा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब मैं विदेश में गया हूं भारत का पक्ष रखने तो भारत की तारीफ ही करूंगा ना कि बुराई करके आऊंगा। लेकिन कांग्रेस क्या चाह रही थी उनसे कि भारत की खराब बात करके आइए। तो कांग्रेस तय करे कि वो भारत के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है। और मैं फिर यही कहूंगा, इस प्रकार के विषयों पर आपके भारत में दिए हुए बयान अगर पाकिस्तान मीडिया में चल रहे हैं तो ये समझिए कि आप पाकिस्तान के मन का बोल रहे हैं, इसीलिए वहां की मीडिया छाप रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी के तमाम बयान पाकिस्तान की मीडिया में चले हैं, पाकिस्तान की मीडिया में छपे हैं। तो राहुल गांधी ये तय करें कि वो भारत के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दोस्तों, ये लगातार पॉडकास्ट चल रहा है, तो अब मॉक पार्लियामेंट में मैं विपक्ष बन गया हूँ। ये भी एक प्रयास है, मॉक पार्लियामेंट चल रही है जी। मैं विपक्ष बन गया हूँ, आरोप लगा रहा हूँ आप पे। ठीक है, ऐसे ही चलता है मॉक पार्लियामेंट में, आरोप और प्रत्यारोप चलता ही है। पक्ष पे पक्ष होता ही होना ही चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। इसमें भी रखोगे पक्ष पे पक्ष, इसमें रखोगे? हमने विपक्ष रखा है, उसमें रखा विपक्ष, हमने रखा है उसमें विपक्ष। हमने हमारे कुछ जो प्रतिभागी आ रहे हैं उनको हम सांसद बनाएंगे, एज ए सांसद के रूप में। वो कुछ लोग इमरजेंसी के विरोध में बोलेंगे और कुछ नौजवान इमरजेंसी के पक्ष में भी बोलेंगे। देखिए, हम कार्यक्रम को एक स्वस्थ कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, तो हमने एक ऐसी व्यवस्था भी की है। और मैं तो आपको आमंत्रित करूंगा कि आप उस दिन आए और आप देखें कि कितना अच्छे तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा ये कार्यक्रम करता है। तो दोस्तों, ये था पॉडकास्ट रुद्र लक्ष्मी अवस्थी जी का, जो कि महामंत्री हैं, क्षेत्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के, और लगातार इनसे बात करते रहेंगे। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? तमाम मुद्दों पे इनसे बात करी, ठीक है। और मैं देखना चाह रहा था कि जब मॉक पार्लियामेंट ला रहे हैं तो कैसे बातें होती, कैसे, मैं युवाओं को दिखाना चाह रहा हूँ। असल में तो युवाओं से हम लोग एक जुड़ाव था पॉडकास्ट करने का, कि युवा भी इस चीज़ को देखें कि जब विपक्ष में बात की जाती है, विपक्ष वाले बात करते हैं, तो सामने वाला किस तरीके से ये जवाब दे रहा है। ऐसी पार्लियामेंट में होता है कि विपक्ष होता है और वो क्वेश्चन करता है सत्ता से,
तो हमने अपने आप को विपक्ष मान लिया इस पॉडकास्ट में और सत्ता से हम बात कर रहे हैं। तो ये एक मॉक पार्लियामेंट का एक छोटा सा एक पार्ट था, पॉडकास्ट भी यही पार्ट होता है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपका जो कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं ये सफलता की ओर जाए। और मैं समझता हूँ जो भी मैसेज निकले युवाओं के लिए वो ठीक निकले और सही दिशा में हमारे युवा जाएं, यही हम लोग चाहते हैं। और अब तो देखा है कि सत्ता में अब पुरानी पीढ़ी ज़रा जा रही है, अब नए पीढ़ी आप जैसे लोग आएंगे सत्ता में, कल कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है कल को मुख्यमंत्री बने हैं आपके साथ, अब इसी तरह चर्चा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें टाइम देने का। बहुत लंबा पॉडकास्ट हुआ है, तो आप ये इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा पॉडकास्ट पे। धन्यवाद।